प्यारे विद्यार्थी, आज फिर हम आपके बीएससी पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है उसमें इग्नियस रॉक्स जो हम सेक्शन कर रहे हैं उस सेक्शन में हमारा फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ये टॉपिक चल रहा है। इससे पहले भी हमारी एक क्लास हुई है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की, यानी आग्नेय चट्टानों के रूप की। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी एक दो क्लास इसकी और होगी। तो आज का फिर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम वही फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानों के क्या रूप हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास किया इग्नियस रॉक्स की फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि दो तरह की जो फॉर्म्स हैं वो हमें इग्नियस रॉक्स में देखने को मिलती हैं, एक एक्सट्रूसिव फॉर्म और दूसरी इंट्रूसिव फॉर्म्स। फिर हमने उस इंट्रूसिव फॉर्म्स को फिर दो प्रकार से बांट के फिर उसको जानने का प्रयास किया, जिसमें एक था कॉन्कॉर्डेंट और बॉडीज और दूसरा था डिस्कॉर्डेंट और बॉडीज, यानी अनुस्तरी आग्नेय राशियां और अनुस्तरी आग्नेय राशियां। तो उसी का हमारा जो आज जिस पर हम फोकस करने वाले हैं वो है कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज, कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज या अनुस्तरी आग्नेय राशियां या आग्नेय रूप चट्टानों के। हमने मुख्य रूप से 3-4 तरह के कॉन्कॉर्डेंट जो और बॉडी है इग्नियस की, उसको हमने इस डायग्राम के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक तो है सिल, दूसरा है लोकोलिथ, एक है लोपोलिथ, और उसी तरह से एक ये है फैकोलिथ। तो आज हम मुख्य रूप से इन चार को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं आग्नेय चट्टानों के जो कॉन्कॉर्डेंट रूप है। तो कॉन्कॉर्डेंट और बॉडीज के लिए जैसा कि आपने कहा था कि ये शैलों के संस्तरण तलों के समानांतर द्रव पदार्थों के अंतःक्षेपण होने से बनी हुई आग्नेय राशियां जो हैं वे कॉन्कॉर्डेंट और बॉडीज कहलाती है। और ये जो कॉन्कॉर्डेंट और बॉडीज हैं उसमें मुख्य रूप से जैसा कि हम अभी चर्चा करने वाले हैं, सिल्स है, फैकोलिथ्स है, लोकोलिथ्स है, लोपोलिथ है, थोड़ा सा पैथोलिथ भी है, उसको हम जानेंगे। सिल्स के बारे में आप कह सकते हैं कि प्रायः सभी शैल संस्तरों के अनुप्रस्थ प्रविष्ट हुए मैग्मा की अपेक्षाकृत पतली सपाट स्तरों को हम सिल कहते हैं। यानी सभी जो शैल संस्तर हैं उनके अनुप्रस्थ जो मैग्मा प्रविष्ट होता है, जो एक पतली सतह या सपाट परत जो है वो जम जाती है, तो उसको आप सिल कहते हैं। यानी जब मैग्मा का इरप्शन होता है और वो उन चट्टानों से होकर बाहर आती है, तो इन्हीं चट्टानों के अनुप्रस्थ यदि मैग्मा इंजेक्ट हो जाए, अंतक्षेपित हो जाए, प्रविष्ट हो जाए उन चट्टानों में, तो इस प्रकार से वो सिल के रूप में हमें ये आग्नेय राशि मिलती है। तो इसी को आप सिल कहते हैं। इनके ऊपरी एवं निचले तल बहुत दूर तक समानांतर होते हैं, किंतु कुछ दूरी पर और भी पतले हो जाने से वे चपटे और मसूराकार भी हो जाते हैं। उनके विस्तार की दूरी उस द्रव स्थैतिक शक्ति की मात्रा जिससे वह अंतक्षिप्त हुए हों एवं उनके ताप, उनकी तरलता की मात्रा तथा उन शैलखंडों के भार पर निर्भर है जिन्हें ऊपर उठाकर उन्होंने अपने लिए स्थान बनाया। अभी डिपेंड करेगा जो इरप्शन हो रहा है, जो मैग्मा आ रहा है नीचे से, वो यहाँ की जो रॉक्स हैं उनकी क्या नेचर है और आने वाले मैग्मा की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना तरल है, कितना विस्कस है, कितना गर्म है, कितना कंसंट्रेट है,
और जिन चट्टानों को अंतर्क्षिप्त होता हुआ ये इनके पृष्ठ जमा होगा, उनका वेट, उनका भार, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है। और उसी आधार पर ये जो सिल है वे अलग अलग कई प्रकारों के आपको प्रकृति में, नेचर में, रॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो उनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। और ये जो लंबाई में जो सिल है वो कुछ सेंटीमीटर से कई सौ मीटर तक हो सकते हैं। तो कुछ प्रकार हैं इनके, जैसे एक प्रकार है उसका नाम है सिंपल सिल, जो मैग्मा के सामान्य इंट्रूजन से निर्मित होते हैं। एक होता है मल्टीपल सिल, वह जो साधारण मैग्मा के सारभूत रूप में 2 या अधिक अंतःक्षेपण से बना हो, मल्टीपल या 2 बार अंतःक्षेपण हुआ हो। एक होता है कंपोजिट सिल, जो विभिन्न प्रकार के मैग्मा के 2 या अधिक अंतःक्षेपणों से बना हो। और एक होता है डिफरेंशिएटेड सिल, ये विशिष्ट रूप से बड़े शीट लाइक मैग्मा के इंजेक्शन से बनते हैं, जो कि विभिन्न खनिज खंडों से क्रिस्टलन की अलग अलग स्टेजेस जो हैं उसके रूप में बनी होती हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के 4-5 प्रकारों से जो सिल है वो हमें नेचर में, प्रकृति में देखने को मिलती है। ये डिपेंड करेगा कि मैग्मा का इरप्शन जो है वो किस प्रकार से हुआ है, और 2 बार 3 बार इंजेक्शन हुआ है या 1 बार इंजेक्शन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो दूसरे फॉर्म की जिसकी हम थोड़ी सी बात करें वो है लोकोलिथ। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्तूपाकार मैग्मा का इंट्रूजन यदि स्तूपाकार संरचना में हो जाए तो उसको लोकोलिथ कहा जाता है। ये स्तूप या वन की आकार का ये संरचना होती है। तो लोकोलिथ की बात जब करनी है तो हम कहेंगे कि जो श्यान मैग्मा यानी जो गाढ़ा मैग्मा है, स्तरित शैलों में अंतःक्षिप्त होने पर अधिक दूरी तक फैलने की बजाय अंतःक्षिप्त विवर के आसपास ही स्तूपाकार राशि में एकत्रित हो जाता है। मान लीजिए कि जो मैग्मा इरप्ट हो रहा है वो मैग्मा यदि गाढ़ा है, शान है, विस्कस है, तो वो अधिक दूर तक अंतःक्षेपित होने के बजाय, इंजेक्टेड होने के बजाय, जहां से वो आ रहा है, इरप्शन हो रहा है, उसके आसपास ही स्तूपाकार आकृति में यदि जमा हो जाए तो वो मैग्मीय राशि जो है, कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी जो है वो लोकोलिथ के नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है, जिससे वे एक वन की आकार की आग्नेय राशि उत्पन्न होती है ना, जिसका आधार अवतल होता है और जबकि शीर्ष है वो डोम शेप्ड होता है। तो लेकोलिथ्स केवल तभी निर्मित होते हैं जब मैग्मा विस्कस हो, गाढ़ा हो, ताकि यह बहने में असक्षम हो और अधिक दूरी तक नहीं फैल सके। बजाय इसके या ढेर के रूप में जहां से वो इरप्टेड होता है, बाहर निकलता है, वहीं एकत्रित हो जाता है। और इसकी आकृति जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्तूपाकार आकृति में हमें मिलता है। उसी प्रकार से यदि हम तीसरे कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी की बात करें तो वो कहलाती है लोकोलिथ। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, हमने एक लोकोलिथ संरचना बनाई है। लोकोलिथ के लिए कह सकते हैं, लोकोलिथ वो इग्नियस इंट्रूजन है जिसको स्ट्रक्चरल बेसिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये एक कॉमन सेंटर की तरफ सेडिमेंट्री बेड इंक्लाइंड है, इसे लोकोलिथ के नाम से जाना जाता है। ये कंसोलिडेटेड मैग्मा की एक बृहत्तर राशि होती है जो कई किलोमीटर लंबी तथा हजारों मीटर मोटी ये हो सकती है। ये क्या है कि ये एक कंसोलिडेटेड मैग्मा का एक लंबा इंजेक्शन होता है जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर तक भी ये लंबा हो सकता है। और ये आकृति में उल्टे स्तूप, जैसे जो लोकोलिथ आपको दिखाई दे रहा है, उस लोकोलिथ के विपरीत उल्टी आकृति में, विपरीत आकृति में आपको, यानी स्तूप को यदि आप उल्टा कर दें तो वो जो आकृति होगी वो आकृति इस लोकोलिथ की हमें देखने को मिलती है।
ये माना जाता है कि लोपोलिथ की उत्पत्ति स्ट्रक्चरल बेसिन के फॉर्मेशन और मैग्मा के इंजेक्शन के द्वारा हुई है, जो कि बड़े पैमाने पर समकालीन है। और सिल्स की भांति लोपोलिथ भी कई प्रकारों की होती है, जिसमें आपका सिंपल लोपोलिथ, कंपोजिट लोपोलिथ, है ना, कंसोलिडेटेड लोपोलिथ्स। तो ये भी सिल की भांति ही ये भी दूसरे और कई प्रकारों की आपको दिखाई देगी। चौथी जो कॉन्कोर्डेंट इग्नियस और बॉडी है उसका नाम है फैकोलिथ। फैकोलिथ्स। फैकोलिथ जो संरचना है, ये जो फोल्डेड रीजन है, यानी जो वलित प्रदेश है या ऐसी चट्टानें जिसमें बहुत ज़्यादा वलन पाया जाता हो, उसमें हमें देखने को ये मिलती है, फोल्डेड रीजन में, वलित प्रदेशों में। तो फैकोलिथ अधिक वलित तथा संपीड़ित शैल प्रदेशों में पाए जाने वाली वे अंतर्वेदीय राशियां हैं, आग्नेय राशियां हैं। इन प्रदेशों में आग्नेय अंतर्वेदियों के रूप में इतने सरल और नियमित नहीं होते जितने कि अवलित प्रदेशों में होते हैं। वे कॉन्कोर्डेंट स्मॉल साइज इंट्रूजन्स जो ट्रफ और क्रस्ट के संस्तरों के पोजीशन में होते हैं, ये फोल्डेड होते हैं। ये राशि डबली कॉनकेव उत्तल और क्रिसेंट यानी अर्धचंद्राकार आकृति में क्रॉस सेक्शन में ये दिखाई देते हैं। और ओरिजिन के रूप में आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैग्मा रॉक्स की फोल्डेड सीक्वेंस में इंजेक्ट होती है, तब ये क्रिस्ट और ट्रफ्स से प्रायः कम दाब शक्ति के साथ ये गुजरता है और इसकी आकृति बन जाती है। तो फैकोलिथ्स जो है वो हमेशा आपको जो फोल्डेड जो रीजन है उसमें आपको देखने को मिलेगी, और क्रस्ट और ट्रफ के रूप में आप इसको देखेंगे। इसमें भी मैग्मा का अंतर्भेदीय जो अंतःक्षेपण है वो होता है, और इस आकृति में हमें फोल्डेड रीजन में देखने को मिलती है। तो ये 4 या 5 प्रकार की ये मुख्य रूप से आपकी जो कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडीज हैं वो हमें फील्ड में दिखाई पड़ती है। कल हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम जो डिस्कॉर्डेंट इग्नियस और बॉडीज हैं हम उसको शामिल करेंगे, और उस डिस्कॉर्डेंट और बॉडीज में आपके डाइक्स की हम चर्चा करेंगे, हम बैथोलिथ्स की चर्चा करेंगे, हम कोन सीट और रिंग डाइक हम इनकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे।